देख रहे हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं, मगर आप ये मत करिएगा कि ये हमारे पास सिलेबस के अंदर है और हम इसके ऊपर काम करना नहीं, ये हो ही नहीं सकता बच्चा हमारे पास कि आपको टीचर सीबीएसई की बात कर रहा हूँ कि सीबीएसई में कोई टीचर आपको यहाँ पर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। पर कर क्यों रहे हैं सर हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि मुझे इतना पता है कि एक जो टीचर है वो कैसे आपको इनडायरेक्टली इन क्वेश्चंस के अंदर उलझाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए यार, ज्यादा ना हो, थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। तो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि भैया हमारे पास सीरीज एंड आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। हम एक क्वेश्चन पे थे और कल हमारे पास नेटवर्क का थोड़ा सा पंगा पड़ गया था, तो चलो हम उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं क्वेश्चन सिखाना चाह रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये साफ नजर आ रहा बच्चा हमारे पास कि ये जो मेरे पास नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर आपके पास कुछ रेजिस्टेंसेस किसमें है, कुछ रेजिस्टेंसेस किसमें है, ये हमारे पास आपके पास किसमें है, पैरेलल में। और कुछ रेजिस्टेंसेस किसमें है, कुछ रेजिस्टेंसेस किसमें है बच्चे, हमारे पास इनके साथ सीरीज के अंदर। ये देखो बच्चे, तो मेरे पास यहां पर अगर आप देखें तो ये मेरे पास बन गया जी आपके पास नेटवर्क। अरे सर ये तो 10th क्लास में भी किया था, बिल्कुल किया था भाई। और नीचे मेरे पास यहाँ पर वोल्टेज लगी, वोल्टेज लगी, चलो जी 16 वोल्ट की मैं वोल्टेज लगा देता हूँ। ऊपर रेजिस्टेंस नीचे वोल्टेज, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे वोल्टेज। अब ऊपर वाला नेटवर्क इसको मल्टीपल रेजिस्टेंस देगा या एक सिंगल रेजिस्टेंस देगा? तो आंसर है ये सब मिलकर नीचे वाली वोल्टेज को एक सिंगल रेजिस्टेंस की आपके पास क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और इसकी वजह से हमारे पास यहां से करंट चलेगा। तो पहले बताओ ये वाली जो दो मेरे पास रेजिस्टेंसेस हैं, ये वाली दो रेजिस्टेंसेस हैं, ये किस में आएंगी, सीरीज में आएंगी कि पैरेलल में आएंगी? ये वाली दो रेजिस्टेंसेस आपके पास किस में आएंगी, सीरीज में आएंगी कि पैरेलल में आएंगी? तो साफ दिख रहा है किस में आएंगी, बताओ शाबाश। पैरेलल। ये हमारे पास पैरेलल में है मुद्दे। तो अगर ये हमारे पास पैरेलल में है तो हमारे पास कैसे करोगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखो ये भी टू, ये भी टू, टू दो बारी पैरेलल में आ रहा है। देखो समझने की कोशिश करना, मेरे पास ये दोनों बराबर भी हैं और दो बार पैरेलल में आ रही है, तो इसकी जो नेट रेजिस्टेंस होगी 2/2 इज इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। सर अगर 3 बार पैरेलल में होती 2/3, सर अगर 4 बार पैरेलल में होती 2/4, सर अगर 10 बार पैरेलल में होती 2/10। मेरी बात को समझे? और सेम लॉजिक अगर मैं यहां पर लगाकर चलूं, 4 और 4 दो बार पैरेलल में, 4 और 4 देखो बराबर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अनइक्वल और आप ये कॉन्सेप्ट लगा दें, गलत हो जाएगा बच्चे। हमारे पास 4 और 4, 4 और 4, फिर समझो 4 और 4, ये हमारे पास दोनों के दोनों किसके अंदर बच्चे, दो बार पैरेलल में। तो बताओ इनकी नेट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4/2। अब डिवाइड बाई 2 क्यों, ये दो बार है और दो बार किस में है, पैरेलल में, इसलिए 4/2 है और दोनों बराबर भी होनी चाहिए। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बताओ, 2 ओम। अब मेरे पास ये सर्किट हो गया सॉल्व। अब बताओ कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस बची, बीच में एक और रेजिस्टेंस बची और लास्ट में एक और रेजिस्टेंस बची। तो ये मेरे पास आ गया 1 ओम, ये मेरे पास आ गया 6 ओम और ये मेरे पास आ गया 2 ओम। और नीचे मेरे पास वोल्टेज कितने की लगी हुई है, तो नीचे मेरे पास वोल्टेज लगी हुई है 16 वोल्ट की। अब हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास 6 एक साथ, 7 और दोनों, तो नेट रेजिस्टेंस कितने की आ गई बच्चे आपके पास, 9 ओम। करंट कितने का चला, 16 डिवाइडेड बाई 9 एम्पियर का आपके पास करंट चल पड़ा। तो हमारे पास यहाँ पर करंट को निकालना बहुत सिंपल है। तो 16/9 एम्पियर का इसमें क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। अब देखो मैं आगे क्या समझा रहा हूँ, आगे क्या समझा रहा हूँ। जैसे ही ये 16/9 एम्पियर का करंट यहां से चलेगा, ये देखो बच्चे, ये 16/9 एम्पियर का करंट चलेगा, वापस भी कितना आएगा, 16/9 वोल्ट।
और हमारे पास यहाँ पर जैसे ये करंट चलेगा, इसको ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच, ये देखो ये ऊपर वाली ब्रांच, ये नीचे वाली ब्रांच, इन दोनों के अंदर आपको सेम रेजिस्टेंस मिल रही है कि अलग अलग मिल रही है? सेम मिल रही है। अगर सेम रेजिस्टेंस मिल रही है तो करंट क्या हो जाएगा? आपके पास इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 16/9 का ऊपर आधा कितना चला जाएगा? 8/9 एम्पेयर। नीचे कितना आ जाएगा? 8/9 एम्पेयर। लेकिन ये तब है जब ऊपर और नीचे वाली ब्रांचेस में बराबर रेजिस्टेंसेस है। ये दोनों करंट मिलकर यहां पर कितना आ जाएगा? 16/9 आपके पास एम्पेयर। फिर यहाँ पर फिर इसको आगे वाली ब्रांचेस के अंदर बराबर करंट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है। तो ऊपर 8/9 एम्पेयर, नीचे भी 8/9 एम्पेयर। और फिर ये दोनों करंट दोबारा से ऐड होकर आपके पास कितना आएगा? 16/9 एम्पेयर। और करंट वापस यहाँ पर पहुंच जाएगा। देखो मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करो, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये सिंपल सी हमारे पास क्या है बच्चे, दुकानदारी वाली बात है। दुकानदारी वाली बात, ये सामान इतने का है, ये सामान इतने का है, तो इतने का सामान से हमने इतने का प्रॉफिट कमाया, इतने के सामान से हमने इतने का लॉस हुआ। तो हमारे पास ये वैसा ही तो है, सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशंस है। करंट क्यों इक्वली डिवाइड हुआ? क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि ऊपर की ब्रांच और नीचे की ब्रांच में बराबर रेजिस्टेंस है। करंट आपके पास इक्वली क्यों नहीं डिवाइड हो रहा? अगर ऐसा कोई टीचर बोले तो आप बोलोगे ऊपर की ब्रांच और नीचे की ब्रांच में हो सकता है कि आपके पास अलग अलग आपके पास रेजिस्टेंसेस है। तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। हमारे पास सीरीज पैरेलल के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, आवाज तेरी कम है, आवाज तेज कर। सर वहाँ 16/9 ए नहीं आना था ऊपर? क्या बेटा? 16/9 ए आपने भी लिखा हुआ है। कहाँ पर? कहाँ पर बच्चे? तो 16 वोल्ट के राइट साइड में। 16 क्या बेटा? 16 वोल्ट लिखा ना सर, उसके राइट साइड में लिखा हुआ आपने 16/9 भी। ये हाँ वाला, हाँ हाँ, वो एक। स्पेलिंग मिस्टेक होगी होगी, कोई बात नहीं बच्चे, वो तो यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा बेटा। क्यों नहीं आएगा ये बेटा? जब करंट चलेगा तो यही आना चाहिए, आया ना? वोल्ट को देख के मैंने वी यस लिख सर। दिया होगा, आया ना? यस सर। आया ना? यस सर। होता है ना कई बारी आप किसी जिसको बोल सकते हैं, कहीं पर ऐसी जगह पे बैठे होते, साथ वाले का प्रभाव पड़ जाता है आपके ऊपर, आया ना? यस सर। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये जो आपके पास सीरीज और पैरेलल, मैंने फिर आपको बोला। अब समझो, इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम चीजें टीचर तुमसे थ्योरेटिकल पूछेगा। थ्योरेटिकल मतलब कि न्यूमेरिकल कहीं कहीं पर पॉकेट्स के अंदर आएंगे, स्पेसिफिक में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें। और जिस पे न्यूमेरिकल बन सकते थे तो सीबीएसई ने वो पोर्शन हटा दिया, कहते हैं हटा दो ये पोर्शन, हमने बच्चे से नहीं पूछना। हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है, वो हमने ढंग से देख लिया। इसमें क्वेश्चन बन सकता है सीरीज और पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कैसे हो सकती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ठीक है, मैं कहता हूं बच्चे आपको मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन भेजूंगा भी, हम उनको कर सकते हैं। बट अगर आप बोले कि क्या वो मेन क्वेश्चन है, तो नहीं, वो क्वेश्चन हमारे पास मेन नहीं है, वो क्वेश्चन हमारे पास मेन नहीं है। वो थोड़े बहुत हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस आपके पास कभी कभी टीचर पूछ लेगा, चलो जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज होती है ये बता दो, इसके अलावा कोई नहीं। करंट डेंसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, करंट पे खुद क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर सीरीज और पैरेलल की, मैं फिर आपको वार्निंग दे रहा हूं, सीरीज और पैरेलल की कोई भी क्वेश्चन आप सीबीएसई में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सीबीएसई ने इसको अपने सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, रीजन है क्योंकि अगर कल को स्कूल में ये क्वेश्चन आता है तो आप अपने टीचर को बोल सकते हो, कन्फ्रंट्रेट कर सकते हो कि सर इसको तो सीबीएसई ने सिलेबस में रखा नहीं, तो व्हाई यू आर पुटिंग दिस क्वेश्चन इन आवर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। चलो हम आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास फिर एक क्वेश्चन आता है सीरीज और पैरेलल का। तो मेरे पास इसमें क्या है बच्चे, ये देखिए, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर है, और मेरे पास एक रेजिस्टेंस आपने ऐसे करके ऐसे लगाया।
और मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी। मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो कैसे निकलेगी बच्चे? यहाँ पर मेरे पास अगर देखा जाए 1 ओम, ये भी 1 ओम, और ये हमारे पास यहाँ पर 2 ओम, ये बच्चे हमारे पास 2 ओम। क्लियर? फिर ये मेरे पास 1 ओम और ये मेरे पास यहाँ पर 2 ओम। और टीचर मुझे क्या बोल रहा है? फाइंड नेट रेजिस्टेंस, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस। आपको यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस निकाल के बतानी है। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस, आपको यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस निकाल कर बतानी है। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस across the points A and B। across the point आपके पास A and B, आपको A और B पॉइंट के अक्रॉस क्या निकाल कर बतानी है? नेट रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे? कितने सीरीज, कितने पैरेलल? तो मैंने आपको एक बड़ी अच्छी टेक्निक बता रखी है। कौन सी टेक्निक? नंबर टेक्निक। तो मैं A के साथ नंबर 1 लगा देता हूँ। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे मैं रेजिस्टेंस को जंप करूंगा तो ये कितना नंबर आ जाएगा? 2, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। फिर रेजिस्टेंस को जंप किया तो नंबर 3, फिर रेजिस्टेंस को जंप किया तो नंबर आपके पास आ गया 4। ये बिल्कुल टेक्निकल है बच्चे, और इसमें प्रैक्टिस चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑल द नॉलेज विल बी स्टैंड स्टिल अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते। अगर हम किसी भी नॉलेज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये नॉलेज आपके लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानदेह होती है। रीजन, आपने नॉलेज तो ले ली, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको पता लगेगा कि आपने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, देखिए जैसे कल मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, कल क्लास 1 बजे होती है बच्चे। कल जैसे कि आप ही की तरह जो बच्चे +2 के हैं, वो कल मेरे पास बैठे थे। मैं मैक्सिमम ये यकीन करता हूँ कि बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछे। अब जैसे यहाँ पर एक बच्चा है, तो मैं थोड़ी देर के बाद उसके क्वेश्चंस के तरफ भी आऊंगा। उस बच्चे ने मुझे काफी दिन के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हमारे पास क्या है कि डाउट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मैंने बच्चों को यहाँ पर बोल रखा है, और कई बच्चे फॉलो करते हैं कि यार सर ने हमको ये टॉपिक करवा दिया, हम SL अरोड़ा या कोई भी बुक होती है उसमें से वो क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देते हैं। और जहां जहां पे डाउट होते हैं वो बच्चा डाउट लेके मेरे पास आ जाता है और वो सॉल्व हो जाते हैं। कई बार डाउट जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, कई बार लेट भी हो जाते हैं। ये काम हमको खुद करना है बच्चे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है +1 और +2 में? सेल्फ स्टडी। अगर मेरी सेल्फ स्टडी बिल्कुल सही चल रही है बच्चे, मैं ये मानता हूं बच्चे कि ठीक है, ये बहुत बिल्कुल सही चीज है कि कई बार हो सकता है कि आपके पूरे नंबर ना आए, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस जरूर होता है कि यार इस बार नंबर कम आए, गलती मेरी थी, मैं ये पढ़ के नहीं गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरे नंबर अच्छे आएंगे। कॉन्फिडेंस आता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस वजह से सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरे पास पूरा सर्किट मुझे किस किस के बीच में बनाना है? 1 और 4 के बीच में। समझना है इसको, इस पूरे चक्कर को समझना है, ये जुड़ते कैसे हैं हमारे पास। तो मुझे पूरा सर्किट बनाना है। 1 से पहले मैं 2 की तरफ को गया। 1 और 2 के बीच में हमारे पास क्या है? एक रेजिस्टेंस, ये हमारे पास 1 ओम की है। फिर मेरे पास 2 से लेके 3 के बीच में मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है, ये भी 1 ओम की है, ये नंबर 3 आ गया। 3 और 4 के बीच में मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है, ये देखो कितना आसान है, और ये भी 1 ओम। खत्म। अब देखो 2 और 4 के बीच में भी एक कनेक्शन है, ये लीजिए। 2 और 4 के बीच में जो कनेक्शन है वो कितने का है बच्चे आपके पास? जल्दी बताओ। ये मेरे पास 2 ओम का। 1 और 4 के बीच में भी कनेक्शन है, ये 1 और आपके पास 4 के बीच में भी कनेक्शन है। 1 और 4 के बीच में कितने का कनेक्शन है बच्चे? हमारे पास 2 ओम का कनेक्शन। अब ये सर्किट देखो कितने आराम से सॉल्व हो गया, कितने आराम से। अब इस सर्किट को आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ये बताओ बच्चे? ये वाला 1 और ये वाला 1 आप किस में बोलोगे? सीरीज में बोलोगे कि पैरेलल में बोलोगे? बोलो शाबाश। अरे दिखाई तो दे रहा है ना। किस में बोलोगे बच्चे? आप इसको सीरीज में बोलोगे। तो ये 1 आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास आ गया 2 ओम, ये मेरे पास यहाँ पर ऊपर आ गया 2 ओम। मेरी बात समझ पा रहे हो? 1 और 1 ये दोनों आपके पास किसमें? सीरीज में। तो 1 + 1 2, और ऊपर भी मेरे पास 2, और फिर मेरे पास यहाँ पर नीचे की तरफ के आपके पास कितना आ गया? 2 आ गया।
ये हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया और ये 1 आ गया, ये हमारे पास 1 और ये 2। अब ये 2 और 2 किस में आ जाएंगे बोलो पैरेलल, शाबाश, ये पैरेलल में, और 2 और 2 कितना आ जाएगा, 1। 1 आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या आ गया, देखो कितना आसान है सर्किट को सॉल्व करना। ये सर मेरे फिर पास, सीरीज में हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में, और 1 और 1 फिर से सीरीज में क्या 2 हो जाएगा ओम, बताओ शाबाश, 2 हो जाएगा। ये मेरे पास नेट 2, रेजिस्टेंस 1 आ और जाएगी। फिर मेरे पास ये लास्ट में क्या बच गया 2 ओम, और नीचे भी क्या बच गया 2 2 ओम। ओम, तो 2 और 2 फिर पैरेलल में आ जाएगा, तो 1, नेट रेजिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगा बोलो शाबाश। तो ये किसके बराबर आंसर 1 है। ओम। मुश्किल है। पहले तो एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा तुम्हें ये बोलता है यार सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन नहीं होते यार, पता नहीं क्यों नहीं होते, मतलब क्या मुश्किल है। हाँ, नंबर टेक्निक के ऊपर काम करना, देखो हम जब कोई नई नॉलेज लेते हैं तो सबसे पहली चीज ये थोड़ी ना होती कि नई नॉलेज लेते ही आप एक्सपीरियंस बन गए, नहीं। हमारे पास नई नॉलेज के ऊपर प्रैक्टिस करके एक बच्चा एक्सपीरियंस बनता है। टीचर का साथ भी यही है। ऐसा थोड़ा ना कि हमारे पास कोई टीचर जो है बच्चे वो एकदम से बोल दिया जाए कि भैया वो बन गया एकदम से पहले दिन में ना। जो टीचर होते हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं। पता क्या, मेरे को अगर किसी ने ये टेक्निक सिखाई या मैंने कहीं से सीखी, तो मैंने एक क्वेश्चन में मैंने बोला चल चल ये क्वेश्चन तो हो गया, ये अब मैं दूसरे पे अप्लाई करता हूँ, अच्छा चल 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 मैं इसको तीसरे पे अप्लाई करता हूँ, अच्छा ये भी होगा चल मैं चौथे पे अप्लाई करता हूँ। और ऐसा करते 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 मैं क्वेश्चन करते गया और मुझे समझ में आता गया कि ये टेक्निक तो बड़ी आसान है ना। फिर उसके बाद क्या हो गया, 10 या 15 क्वेश्चन करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार ये टेक्निक काम करती है, आंसर भी जल्दी आ रहे, क्यों ना मैं बच्चों के साथ शेयर करूं। यही तो होता है। तो आपको ये टेक्निक बड़े ध्यान से करनी है। और हाँ, शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी होता है तो ये मुझे देखना पड़ेगा। अब जैसे आगे चलते, मेरे पास यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्वेश्चन देखने बच्चे, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया कि मेरे पास यहाँ पर सर्किट है। सपोज कि हमारे पास यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस आ गई, मेरे पास यहाँ पर ये एक दूसरी रेजिस्टेंस आ गई, और ये मेरे पास यहाँ पर तीसरी रेजिस्टेंस है। और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, ऐसे जोड़ दिया। अब टीचर मुझे क्या बोलता है, find the effective resistance between the point A and B। मुझे A और B के बीच की इफेक्टिव रेजिस्टेंस देनी है। ये 2 ओम है बच्चे, और हमारे पास दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 4 ओम। ये 2 ओम 4 ओम एंड दिस इज 6 ओम। ये बच्चा हमारे पास 6 ओम है, और ये मेरे पास 1 ओम है, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास कितनी आ गई 2। अब बताओ कि इस सर्किट को सॉल्व कैसे करोगे, इस सर्किट को सॉल्व कैसे करोगे। तो बहुत आसान तरीका है। मैं सर्किट को थोड़ा सा आपके पास रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ। देखो कैसे, जो बीच वाली ब्रांच है इसको एज इट इज आगे की तरफ को लेके आ जाता हूँ, लेके आगे। इसके बाद आप इस सर्किट की इस वाली ब्रांच को ऐसे लिख सकते हो, ये मेरे पास 2 आ गया, और आगे मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया। ये समझो, ये मेरे पास यहाँ पर 2 ओम आ गया, ये मेरे पास 4 ओम आ गया, और ये मेरे पास कितना आ गया 6 ओम। अब आगे की तरफ को चलो, ये मेरे पास 1 ओम और ये मेरे पास यहाँ पर 2 ओम। ये समझे, समझे ये सर्किट अब कैसे बना, समझे कि सर्किट कैसे बना। ये मेरे पास आ गया ए, और ये मेरे पास आ गया बी, और मेरे पास ये आ गया 1 ओम, और ये मेरे पास आ गया 2 ओम। अब मेरे पास इस सर्किट के अंदर अगर देखा जाए तो आपके पास किस तरीके से हमारे पास चलेंगी चीजें। हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ओके, सो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंसेस किसके अंदर है बच्चे आपके पास, सीरीज। सीरीज। ये दोनों के दोनों किस में है बच्चे, सीरीज। और ये आपस में तीनों क्या बच्चे, पैरेलल। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 6 ओम, ये हमारे पास सीरीज में आकर 3 ओम। तो अब मेरे पास क्या रह गया सर्किट, बीच वाली रेजिस्टेंस 6 ओम, ये वाली जो रेजिस्टेंस है बच्चे 3 ओम, और आपके पास ये वाली जो रेजिस्टेंस है 6 ओम। सो 6 ओम 6 ओम एंड 3 ओम, ये हमारे पास आपस में क्या होगी, शाबाश बोलो बच्चे, ये मेरे पास आ गया ए, ये मेरे पास आ गया बी। तो हमारे पास ये तीनों के तीनों आपस में क्या बच्चे, ये तीनों के तीनों आपस के अंदर क्या पैरेलल।
तो अब बताओ कैसे आंसर आएगा, बोलो मुस्कान। तो 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6। क्या एलसीएम आ जाएगा इसका? इसका हाँ कितना एलसीएम आएगा लड़के? मुदित कितना एलसीएम आएगा? अरे चुप हो गए। 6 ही आएगा। तो आपके पास 6 आ गया, तो ये बच्चे 2 + 1 + 1, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 4। तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 6/4, या फिर मेरे पास ये कितना आ जाएगा 1.5 ओम की नेट रेजिस्टेंस। तो मेरे पास यहाँ पर 1.5 ओम की आपके पास क्या आ जाती है नेट, आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाती है। अच्छा, इससे पहले बच्चे अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक बच्चा जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और चलो मैं उसके डाउट्स, बीच में 3 कर क्वेश्चन है बच्चे, मैं उसके डाउट्स साथ में बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। तो हमारे पास उस बच्चे का डाउट है, जिसे मैसेज भेजा हुआ है कि आपके पास एक करंट है, करंट ऑफ 1 एम्पेयर, मेरे पास करंट है 1.0 एम्पेयर का, एग्जिस्ट इन द कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, मेरे पास एरिया ऑफ द वायर है 1.0 मिलीमीटर का स्क्वायर, और मुझे बताना है एज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम। देखो मेरे को एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है आपके पास एक एटम के पीछे, यानी एक एटम के पीछे मेरे को एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड of the free electrons in the wire. The density of the copper is 9 into 10 raised to power 3. So density of the copper is 9 into 10 raised to power 3 आपके पास kg पर मीटर क्यूब, और मुझे इसकी क्या बतानी है बच्चा, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी। कैसे बताएंगे मैं बताता हूँ। हमारे पास सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, एन ई ए, और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है वी। पहले तो ये मुझे चाहिए, फिर मुझे बच्चे यहाँ पर आपके पास ये चाहिए, क्या आपके पास ये एन मुझे नहीं पता, ए आपके पास किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, मेरे पास एरिया ए है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी ये तो अननोन। मेरे पास करंट की वैल्यू कितने के बराबर है 1 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये कैसे निकलेंगे, देखो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नंबर ऑफ एटम्स में से, एक एटम के अंदर एक एटम में से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिले, तो मुझे अब n के लिए क्या चाहिए, तो n बच्चे हमारे पास नंबर ऑफ मोल से आएगा। कैसे आएगा बच्चे, तो गिवन मास अपॉन बच्चे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। मेरी बात को सिमर यहाँ पे समझ पा रहा है, गिवन सर हमें मास एरिया भी तो दिया हुआ है। बेटा वो सब कर लेंगे, तो टेंशन मत ले, सब कर लेंगे, तो टेंशन मत ठीक है सर। तो हमारे पास ये n क्या आएगा, पहले हम देखेंगे कि कितने एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, हाँ या ना, कितने एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मेरे पास क्योंकि जितने एटम्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है, टेक्निकली सोच के देखो क्यों, क्योंकि टीचर बोल रहा है कि एक एटम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो पहले हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, गिवन मास अपॉन आपके पास मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। अब देखते चलना, अब बताओ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, बताओ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी गिवन है, बिल्कुल जी गिवन है आपके पास। तो n इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द कॉपर इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, और नीचे आ गया मेरे पास इसका मोलर मास। कॉपर का मोलर मास कितना होता है भाई, कॉपर का मोलर मास कितना होता है, शाबाश, है कोई, आदित्य तमन्ना कोई है भाई, कॉपर का मोलर मास कितना, 63.5 कितना कितना 63.5 देख लो, आपके पास तो पता भी है कि मोलर मास कितना हो सकता है,
कॉपर का 63.5 3.5 63.5 63.5। तो हमारे पास 64 ले लें बच्चे, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। तो आपके पास 64 और बच्चे ये सब कुछ तो खत्म। अब डेंसिटी ऑफ कॉपर ये गिवन है, इससे बच्चे मेरे पास एन आ जाएगा। हाँ लड़के, कौन बोल रहा था एरिया के बारे में, कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था? तो 9 इंटू 10⁻23 3 सॉरी फिर पार्थ ने बोला सर क्या कर रहे हो आज आप। तो 9 इंटू 10⁻3 6 इंटू 10⁻23 अपॉन बच्चे हमारे पास 64। अब पता मेरे दिल की क्या फीलिंग आ रही है यार, 63 ले लेंगे ना तो 9 और ये कैंसिल हो जाएगा। चल खैर कोई बात नहीं, अब ले चुके हैं तो आगे चलते हैं। हाँ भाई, एरिया वाला हीरो 10 की पावर -3 का स्क्वायर, तो 10 की पावर -6, और ये रही ड्रिफ्ट स्पीड करके। अब इसको मल्टीप्लाई करके तुम ड्रिफ्ट स्पीड को निकाल सकते हो। तो आपके ड्रिफ्ट स्पीड कितने के बराबर आ जाएगी? 64 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6 इंटू 10⁻, आपके पास कितनी आ जाएगी? 26। एक और होगा मेरे को लगता है, 26 - 6, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 20। अब आप इसको कैलकुलेट करके इसकी स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है सिमर, क्लियर है सिमर ये वाली चीज? हाँ जी सर। चलो, अब मेरे पास यहाँ पर इस लड़के का ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस बच्चे का ये है कि मेरे पास यहाँ पर एक फ्रस्टम गिवन, बहुत फेमस क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं इसकी पूरी डेरिवेशन कराऊं जो कि किसी काम की नहीं है, और या फिर बच्चे मैं इसका आंसर बता दूं जो आपके बड़े काम का और भेजे में भी पड़ जाएगा। हमारे पास ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है जो सिमर का डाउट है। यहाँ पर हमारे पास फिजिक्स के अंदर एक शेप होती है जिसको हम फ्रस्टम, या टेक्निकल बच्चे हम बोले तो ये कोनिकल, आपके पास क्या होती है? कोनिकल शेप की आपके पास क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट होती है। इसका एक साइड का एरिया छोटा होता है और दूसरे साइड का एरिया आपके पास क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ऐसे ये देखो, ये फ्रस्टम, ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया बच्चे? आपके पास फ्रस्टम बन गया। ये देखो फ्रस्टम बन गया। ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया बच्चे? फ्रस्टम। ये हमारे पास बन गया फ्रस्टम बच्चे। इस फ्रस्टम के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास किसके बराबर है? एल के बराबर। इस फ्रस्टम की लेंथ बच्चे हमारे पास यहाँ पर एल के बराबर है। आपके पास इस फ्रस्टम की जो लेंथ है ये हमारे पास यहाँ पर एल के बराबर है, और यहाँ पर मेरे पास इसका एक रेडियस है। सपोज कि ये रेडियस है ए और आपके पास इसका रेडियस आ गया बी, और इसकी रजिस्टिविटी रो के बराबर है। टीचर मुझे पूछता है कि आपके इस फ्रस्टम की रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी? इसकी रेजिस्टेंस देखो, इसकी प्रॉपर पूरी एक जिसको बोल सकते हैं बच्चे डेरिवेशन टाइप है, जिसको निकालने में आपको टाइम लगता है, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। या फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होने वाला, ये क्वेश्चन एज इट इज ही रहेगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या रहेगा? हमारे पास क्वेश्चन ये रहेगा बच्चे, क्या आपकी रेजिस्टेंस यहाँ पर किसके बराबर है? रो लेंथ अपॉन एरिया। तो मेरे पास रो आ गया, लेंथ एल आ गया, अब एरिया निकालना। तो एरिया, क्योंकि आपके पास ये एक सर्कल है और आपके पास ये भी मेरे पास एक सर्कल है, दोनों सर्कल है हमारे पास, ये दोनों के दोनों सर्कल है, तो इसका एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? एक तरफ आ गया पाई, ठीक है, पाई आ गया। एक बार आप इसका रेडियस ले लो ए, एक बार आप दूसरे का रेडियस ले लो बी, एक बार ये वाला छोटे का रेडियस ले लो, एक बार आप बड़े का रेडियस ले लो बी, और ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मेथड है बच्चे, ये हमारे पास एक टिपिकल क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक टिपिकल क्वेश्चन है जिसको आप याद भी कर सकते हो। आप इसको याद भी कर सकते हो। सर इसमें कोई चेंजेस आएंगे? नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, मैं आपके पास बोल रहा हूँ कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और ये क्वेश्चन +2 के लिए कोई नया क्वेश्चन नहीं है। इससे पहले ये क्वेश्चन HC वर्मा साहब थर्मोडायनेमिक्स में पूछते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस के लिए। अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मुझे प्रॉपर पूरी डेरिवेशन चाहिए, तो देख बच्चे, डेरिवेशन भी आपके पास हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी सी ककम्बरसम, मतलब कि आपके पास थोड़ी सी मुश्किल होगी कि आप एंगल थीटा लो, फिर बच्चे आप इसको इंटीग्रेट करो, वो लंबा चौड़ा मेथड है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आ जाएगा, और मैंने याद करने की टेक्निक भी बता दी।
ठीक। और जिसको डेरिवेशन चाहिए वो बच्चा मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसकी तमन्ना भी पूरी कर देंगे। सर एक बार रिपीट करना, हम बोलो क्या रिपीट करना बच्चे इसमें से? ये जो आपने सोल्यूशन लिखा है, क्या बेटा? ये जो आपने लिखा है सर। हाँ बोलो क्या रिपीट करना बच्चे इसमें से? सर ये रेजिस्टेंस के आगे वाला समझ नहीं आया, हाँ बोल 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 बोल। कि आपने कैसे लिखा है वाला। ये कैसे मतलब कौन सी चीज? ये तो फॉर्मूला है ना बच्चे, रेजिस्टेंस के आगे रो यस एल सर, अपॉन एरिया। यस सर। हाँ इसका बता। नेक्स्ट स्टेप वाला, हाँ क्या बच्चे आगे? नेक्स्ट स्टेप इसका आगे वाला। नेक्स्ट स्टेप इसका आंसर है बच्चे हमारे पास। ये कैसे लिखा है तो उसके लिए बच्चे फिर हमको डेरिवेशन करनी पड़ेगी, उसका पूरा रिजल्ट आपको डिराइव करना पड़ेगा ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि विदाउट डेरिवेशन आप रिजल्ट कैसे याद कर सकते हो, आया ना? ओके सर। विदाउट डेरिवेशन आप कैसे रिजल्ट याद कर सकते हो? लेंथ की लेंथ नीचे, और नीचे पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, एक बार इसका रेडियस एक बार इसका रेडियस। आप कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर ये आया कैसे, तो हम बोलते हैं यहां से आप x डिस्टेंस आगे चले और यहाँ पर एक छोटी सी लेंथ ले लें बच्चे, जो कि आपके पास किसके बराबर आ जाएगी? dx के बराबर। ये मेरे पास x है तो ये वाली लेंथ आपके पास किसके बराबर आ जाएगी? x टेंजेंट ऑफ थीटा। ये जो मेरे पास सर्कुलर एरिया आएगा इसका टोटल रेडियस किसके बराबर आ जाएगा? a प्लस एक्स टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है। अब इस छोटी सी जगह की रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी? dr इज इक्वल टू रो लेंथ dx है डिवाइडेड बाय a प्लस ऑफ x टेंजेंट ऑफ थीटा और इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई, क्योंकि सर्कुलर है। और टोटल मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से l, और आपके पास 0 से r इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। एक तो ये है कि मैं आपको ये वाली डेरिवेशन करवाऊं, और ये डेरिवेशन करवाने में टाइम बहुत लगता है, किसी काम की भी नहीं निकल कर आती है कि बाद में कोई चीज ऐसी है कि जो स्कूल के अंदर पूछ ली जाएगी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। एक बच्चे का डाउट था, फिर इसको अब इंटीग्रेट करना कई बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि इंटीग्रेट कैसे करोगे? रो अपॉन पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 से l, आपके पास dx अपॉन a प्लस ऑफ x टेंजेंट ऑफ थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? ये प्रॉब्लम है ना बच्चे हमारे पास। ये रेजिस्टेंस है r, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर एक और चीज है आपके पास कि ये मेरे पास a है ये b है, तो ये भी मेरे पास पूरा क्या आ जाएगा? a। तो ये वाला पोर्शन मेरे पास क्या आ जाएगा? b माइनस ऑफ a। तो हमारे पास यहाँ पर एक और चीज आ जाएगी कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि आपके पास, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये हमारे पास a है, ये मेरे पास b माइनस a है। तो परपेंडिकुलर जो कि b माइनस a है अपॉन l। तो बहुत बहुत लंबी चौड़ी ये डेरिवेशन जाती है, बहुत लंबी चौड़ी, और ये आपके स्कूल में पूछी नहीं जाती है। तो मैंने क्या किया पार्थ, इसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया, आसान काम कर दिया, जिसमें हर बच्चा इसको पढ़ सके कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक बार आपने इसका रेडियस ले लिया, एक बार आपने इसका रेडियस ले लिया, और आपके पास रिजल्ट आ गया और आपने इसको याद कर लिया। ये फ्रस्टम की कहानी होती है। ठीक। और फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर हमको प्रॉपर पूरी डेरिवेशन चाहिए, तो मुझे मैसेज कर दे, कोई नहीं मैं करवा दूंगा। अगर मैं इतना करवा सकता हूँ, मुझे पता है आगे इंटीग्रेशन कैसे करनी है, तो मैं आगे करवा दूंगा बच्चे। ठीक है। वैसे आप याद भी कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके। हमारे पास यहाँ पर आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है पार्थ, तो इसको एक बार देख लेना बच्चे। मैंने तो आपको वो तरीका बता दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि किसी बच्चे को, मैं इससे क्या निकालूंगा? रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये 3.9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा ऑफ द आयरन इंटू 20, ये मेरे पास आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चे हमारे पास, अगर ये आयरन है तो दूसरा मेरे पास यहाँ पर कॉपर है। अगर मेरे पास एक आयरन है तो दूसरा कॉपर है, और मेरे पास कॉपर के लिए कितना आ जाएगा? ये मेरे पास 4.1, और मेरे पास रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर एंड 1 प्लस ऑफ अल्फा ऑफ द कॉपर इनटू आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये भी 20 आ जाएगा, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये मेरे पास है 4.1 डिवाइडेड बाय
1 प्लस अल्फा ऑफ द कॉपर इंटू 20, ये हमारे पास इंटू 20। अब समझो मेरे पास ये चीज है। अब वो बोल क्या रहा है, कोई ऐसा टेम्परेचर है जहां पर दोनों के रेजिस्टेंसेस बराबर हो जाती है, यानी कि कोई ऐसा टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस आयरन के लिए, और बच्चा हमारे पास कोई ऐसा टेम्परेचर है कॉपर के लिए भी, कोई ऐसा टेम्परेचर है कॉपर के लिए भी जहां पर इनकी वैल्यू सेम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ द आयरन 1 प्लस ऑफ अल्फा ऑफ द आयरन multiplied by temperature T, and resistance at 0 degree Celsius of the copper 1 plus of alpha of the आपके पास कॉपर अल्फा ऑफ द कॉपर इनटू बच्चे हमारे पास यहाँ पर T। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आपके पास घुमा फिरा कर यहाँ पे टीचर पूछ रहे, और इसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एकदम से हो जाएगा, टाइम लगेगा बच्चे इसमें से। ये क्वेश्चन शायद से HC वर्मा का। अब हम इसकी वैल्यू डालेंगे तो 3.9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ अल्फा ऑफ द आयरन इंटू 20, 1 प्लस अल्फा ऑफ द आयरन इंटू टेम्परेचर T, और मेरे पास यहाँ पर 4.1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा ऑफ द कॉपर इंटू 20, और आपके पास 1 प्लस अल्फा ऑफ द कॉपर इंटू टेम्परेचर T। अब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे बच्चे, और आपको टेम्परेचर T की वैल्यू यहाँ पर निकालना। ठीक है सिमर, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है सिमर, क्लियर है बच्चे? अब इसका जवाब नहीं आएगा। ठीक है सर। चलो कोई बात नहीं, आपको इसको बच्चे आगे कैलकुलेट कर लेना, मैंने आपको हिंट दे दिया, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके पास बिजी आप हो जाओगे, इसमें से थोड़ा सा 5-10 मिनट लग जाएंगे कैलकुलेशन करने में, पर क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उसने डेटा भी ऐसा दे रखा है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें से। ठीक, चलो सो ये इस बच्चे के डाउट थे। बाकी बच्चे के भी अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे मैसेज के थ्रू भेज सकता है, मैं साथ साथ उसको कवर अप करवाने की कोशिश करूँ। तो हम कर रहे थे बच्चे रेजिस्टेंस इन दी सीरीज एंड दी बच्चे हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर फिर दोबारा से आपके पास क्या आ जाती है, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। तो हम टिपिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं। अब दोबारा से हम जो टॉपिक कर रहे थे उसके ऊपर आ जाते हैं। ये 3 क्वेश्चन एक बच्चे के डाउट थे तो मैंने करवा दिया। इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम में क्या होता है कि मेरे पास कुछ रेजिस्टेंसेस के नेटवर्क होते हैं, और ये रेजिस्टेंसेस के नेटवर्क इंफिनिटी तक जाते हैं। ये देखिए ऐसे हमारे पास ये दूसरा आपके पास सेगमेंट आ गया, और ये भी आपके पास आगे रिपीट हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इनफिनिटी तक जाता हुआ आपके पास एक नेटवर्क है। यह हमारे पास कहाँ की तरफ को ट्रेवल कर रहा है, यह हमारे पास कहाँ की तरफ को ट्रेवल कर रहा है, यह हमारे पास ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स इनफिनिटी। यह हमारे पास कहाँ की तरफ को ट्रेवल कर रहा है बच्चे, टुवर्ड्स इनफिनिटी। 1 ओम आपके पास 2 1 ओम आपके पास 2 ओम 1 ओम, और बच्चे हमारे पास 2 ओम, और मुझे ए यानी कि ये वाला, और मेरे पास बी, ए और बी के बीच में मुझे क्या निकालनी है बच्चे, नेट रेजिस्टेंस निकालनी। ये इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, ध्यान से समझना। फॉर द इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, फॉर द इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, अगर मेरे पास इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम रहती है, फॉर द इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, अगर मेरे पास इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले देखो होगा क्या। आप आइडेंटिफाई करिए रिपीटिंग ब्लॉक, आइडेंटिफाई रिपीटिंग ब्लॉक, ऐसा ब्लॉक जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। नजर आ रहा है बच्चे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीटिंग ब्लॉक। ये पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास कीप 1 रिपीटिंग ब्लॉक, कीप 1 रिपीटिंग ब्लॉक। आप एक रिपीटिंग ब्लॉक को यहां पर अपने पास रख लीजिए, एंड एज्यूम, और बच्चे एज्यूम कर लीजिए द सम ऑफ
the sum of all the blocks, the sum of all the blocks, sum of all the blocks up to infinity, up to the infinity, up to the infinity equal to x, equal to x। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यानी कि आप एक ब्लॉक को यहाँ पर रख लो, एक ब्लॉक को रख लो और बाकी सबका इन्फिनिटी तक का सम कितना मान लो बच्चे, x मान लो, मान लेते कि x है। और तो कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास, और कोई तरीका है? बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं है बच्चे। तो हम इन्फिनिटी तक का बाकी का सम कितना मान लेते हैं बच्चे, x मान लेते हैं। मेरी बात को आप समझो, हम इन्फिनिटी तक का बाकी का सम कितना मान लेते हैं, x। चलो ये दो चीजें होगी। मतलब क्या हुआ, मैंने एक ब्लॉक को यहाँ पे रखा और आपके पास ये एक ब्लॉक आपके पास रख दिया और बाकी सबका सम मैंने कितना मान लिया आपके पास, x। तो ये मेरे पास x है, ये 2 ओम है और ये मेरे पास यहाँ पर 1 ओम है। ये a, ये b, मेरे पास ये a और ये मेरे पास b। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो एक मेरे पास यहाँ पर a आ गया और दूसरा मेरे पास b। अब ये देखो कि ये वाला 2 और ये वाला x, ये दोनों आपस में किसमें है बच्चे आपके पास, ये तो पैरेलल है। कैसे निकालोगे, इन दोनों का सम पैरेलल में क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ x, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर्स मेरे पास पैरेलल में। चलें आगे की तरफ, चलो जी आगे की तरफ चलते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पर आपके पास ये आ गया 1, ये मेरे पास पैरेलल का आंसर और मैं यहाँ पहुंच गया। ये मेरे पास आ गया 1 ओम। दिस इज 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ x। आपके पास ये आ गया a और ये हमारे पास आ गया b। तो 1 आ गया और दूसरा आ गया 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ x। और ये अब दोनों आपके पास किसमें है, सीरीज में। तो मेरे पास रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b आपके पास कितने के बराबर आ गई, तो 1 प्लस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय आपके पास 2 प्लस ऑफ x। क्या ये आंसर है? नहीं। और क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि x अभी अननोन है। तो अब देखो मेरे पास बच्चे एक अजम्पशन या बच्चे हमारे पास एक बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और वो ये बच्चे, सपोज कि मैं 1 प्लस 2 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 4 और इनफिनिटी तक बच्चे मैं इनको आपस में ऐड करने की कोशिश करूं। क्लियर? अगर मैं 1 को छोड़ के 2 से लेके इनफिनिटी तक का सम x मान के चल रहा हूं, ध्यान से समझना कि इसका सम मेरे पास x है। अगर मैं इसमें 1 भी ऐड कर दूं तब भी सम कितना रहेगा बच्चे, कितना रहेगा? अगर मैं 1 भी ऐड कर दूं, पहले मैंने 1 को लीव कर दिया और 2 से लेके मैंने बोला 2 प्लस 3 प्लस 4 आपके पास इनफिनिटी तक का सम आपके पास अगर x है, ये x है। अगर मैं इसमें 1 और ऐड कर दूं तो भी सम आपके पास क्या रहेगा, क्या x प्लस 1 हो जाएगा या फिर बच्चे x ही रहेगा? तो आंसर है बच्चे ये, ये चेंज थोड़ी ना हो सकता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा बोलता है सर x प्लस 1, तो इसका मतलब है उस बच्चे को लास्ट नंबर इस दुनिया का पता है, उस बच्चे को इस दुनिया का लास्ट नंबर पता है कि भैया हमारे पास इतने नंबर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्फिनिटी में अगर आप एक ऐड करो तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। और इन्फिनिटी में से एक निकाल दो तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। तो पहले हमने एक निकाल कर सम x मान लिया, अगर हम वही एक को दोबारा डाल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लॉजिक से हम बोलेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b। अगर मैं ये 1 भी ऐड कर दूंगा तो सम आपके पास क्या रहेगा, x ओम ही रहेगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसका मतलब बच्चे x इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ x। मेरी बात को समझो, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ x। x इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर नीचे इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 प्लस एक्स। ऊपर बच्चा हमारे पास आ गया 2 प्लस एक्स प्लस ऑफ 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 प्लस ऑफ कितना आ जाएगा, 3x। रीअरेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, 0। अब मेरे पास अगर ये 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा बताओ बच्चे।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, तो माइनस ऑफ बी का मतलब माइनस माइनस ऑफ 1, प्लस माइनस तो प्लस रखेंगे, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 4ac, -4 इंटू ए, ये 1 है, और c माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2a, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कितने के बराबर आ गया? द आंसर इज 2। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 2 ओम के बराबर आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे आपके पास? इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। दिस इज नोन एज टू बी दी, सर जो नेगेटिव वाला है उसको हम निगलेक्ट करेंगे ना? क्योंकि बच्चे रेजिस्टेंस इंफिनिटी तक का सम तुम कम मानोगे कि ज्यादा मानोगे? अगर मैं बोलूं मैं इंफिनिटी तक लेके जा रहा हूं, तो आप उस सम को ज्यादा एज्यूम करोगे कि कम एज्यूम करोगे? सर तो फिर प्लस का लगाएंगे ना लॉजिकली, हाँ या ना? yes, माइनस का मतलब है तुम इंफिनिटी तक जा रहे हो पर बोले नहीं सम कम होना चाहिए, यार ये तो गलत बात है ना, हाँ या ना? ये तो नाइंसाफी है ना पार्थ, हाँ या ना? यस सर। वो असम्पशंस है। ये मैथमेटिक्स है बच्चे हमारे पास, ये हमारे पास मैथमेटिक्स है जो कि कोई भी बच्चा कर सकते हैं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल ये मतलब कि चलता है, ये टिपिकल है आपके पास। और इसी में हमारे पास यहाँ पर वो सारी चीजें आती हैं जो कैपेसिटर में की थी। फॉर एग्जाम्पल, क्या सर यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज आता है? बिल्कुल आता है। यहाँ पर भी क्या यहाँ पर भी मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज नाम की कोई प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल, यहाँ पर भी व्हीटस्टोन ब्रिज आता है। और हमारे पास सेम वही कंडीशन कि मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, आपके पास यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, मेरे पास यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, आपके पास यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, आपके पास यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है। वही 4 पॉइंट टर्मिनल नेटवर्क, ए, आपके पास बी, आपके पास सी और आपके पास डी। मुझे नेट रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में निकालनी, नेट रेजिस्टेंस मुझे ए और सी के बीच में निकालनी, ए और सी के बीच में निकालनी, ए और सी के बीच में निकालनी। और मेरे पास ये रेजिस्टेंस है R1 ओम, आपके पास R2 ओम, ये मेरे पास R3 ओम और ये मेरे पास R4 ओम। और बीच वाली रेजिस्टेंस मेरे पास कितने के बराबर आ गई? R5 ओम के बराबर। आप इसको नेटवर्क को समझने की कोशिश करना बच्चों, क्योंकि जो R5 है वो बी और डी के बीच में है। मेरी बात को समझ लो, जो R5 है वो बी और डी के बीच में, वो बी और डी के बीच में, और जो रेजिस्टेंस निकालनी है वो ए और सी के बीच में। तो इन 4 पॉइंट टर्मिनल नेटवर्क में जिन 2 पॉइंट्स के बीच में आप रेजिस्टेंस निकालते हो, 5वीं रेजिस्टेंस इन 2 पॉइंट्स के बीच में नहीं होती, वो बाकी के बचे हुए 2 पॉइंट्स के अक्रॉस होती है। कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है और बच्चे को लगता है कि जो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ उसके अंदर चाहे जैसा मर्जी केस आ जाए, अगर ऐसा नेटवर्क उसको नजर आता है वो उसको व्हीटस्टोन बना देगा। कैसे? अब अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि मेरे पास यहाँ पर ये एक नेटवर्क है, ये हमारे पास एक नेटवर्क है, और बच्चा गलती से इसको भी व्हीटस्टोन ब्रिज बना देता है। ये देखो कैसे, ये आ गया ए, ये मेरे पास बी, ये मेरे पास सी और ये मेरे पास डी। हमारे पास बी ये आ गया और डी बच्चे आपके पास ये आ गया। अब टीचर मुझे बोलता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। अब बच्चा इसको भी क्या मान लेता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये मेरे पास R4 है और ये मेरे पास R5। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, ये मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं। और क्यों व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है बताओ बच्चे? क्योंकि हमने जिन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाली, 5वीं रेजिस्टेंस भी उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में, बी और डी के बीच में, 5वीं रेजिस्टेंस इन 2 पॉइंट्स के बीच में। तो ये तो हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन को कैसे करना है? ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और ये तीनों पैरेलल, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है।
ये मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्यों? मुझे रेजिस्टेंस किस किस के बीच में निकालनी है? ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। यहां पर मैं बी और डी के बीच में निकाल रहा था, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जो पांचवी रेजिस्टेंस है वो हमारे पास बी और डी के बीच में लग रही है, यानी कि कोई दो पॉइंट्स के अक्रॉस लग रही है, हमारे पास किन्हीं दो पॉइंट्स के अक्रॉस लग रही है। इस वजह से हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास बन गया और ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास नहीं बना। हमारे पास ये आ गया R1 ओम, ये मेरे पास आ गया R2 ओम, ये मेरे पास R3 ओम और ये मेरे पास R4 ओम। मेरी बात को समझ पा रहे हो? अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलती है, ध्यान से समझना। कैपेसिटर जैसे कि अगर, देखो बात आ रही है अगर की, अगर 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 ऐसा है तो, अगर बच्चे हमारे पास R1/R2 की रेशो किसके बराबर आ जाए? R3/R4 के बराबर। अगर मेरे पास R1/R2 की रेशो किसके बराबर आ जाए? R3/R4 के बराबर, देन वोल्टेज ऑफ द बी एंड द वोल्टेज ऑफ द डी विल बी इक्वल, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एंड नो करंट फ्लो फ्रॉम, नो करंट विल फ्लो फ्रॉम, ये कभी भी फ्लो नहीं करेगा, विल फ्लो फ्रॉम बी टू डी। आपके पास बी और डी के बीच में हमारे पास कोई किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं करेगा, और आपके पास रेजिस्टेंस R5 वाली ब्रांच को आप क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। ये हम कैपेसिटर में ऑलरेडी कर चुके हैं, कैपेसिटर में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब ये सर्किट हमारे पास क्या बन जाएगा, जरा देखें, हमारे पास ये सर्किट क्या बन जाएगा? अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट, मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस, फिर मेरे पास ये दूसरी रेजिस्टेंस, बीच वाली गायब कर दो, ये तीसरी रेजिस्टेंस और ये चौथी रेजिस्टेंस, और लो जी हमारे पास ए और सी के बीच की नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी। R1 और R2 ये दोनों सीरीज में, हमारे पास R3 और R4 ये भी दोनों बच्चे हमारे पास किसके अंदर है बच्चे? सीरीज में। और जो आंसर आएगा वो आपस में पैरेलल, इसको तो अब कोई भी बच्चा कर सकता है। हमारे पास यहाँ पर R1 सीरीज आपके पास किसके साथ है? R2। मेरे पास R3 सीरीज आपके पास किसके बराबर है? R4। और ये जो दोनों के रिजल्ट आएंगे ये आपस में किसमें होंगे बच्चे? पैरेलल में। और हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। टिपिकल, ये देखना पड़ेगा। और कोई टीचर आपको ये लो व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे नहीं करेगा। वो क्या आपको लगा रहे, देखो देखो बच्चे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर सब बच्चों को वो बता देगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बेटा हम वो बच्चे सारे क्वेश्चन कर लेंगे, उनको तो पता लग जाएगा। टीचर इसको छुपा कर आपको देगा, कहीं पर छुपा कर लुको कर बच्चा आपको देगा कि यार ये रहा व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा, कि आपको समझना पड़ेगा अच्छा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और इस कंडीशन को जहां पर ये रेजिस्टेंसेस के रेशियो बराबर होती है, आप इसको कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हो? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। हम इसको कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं? आपके पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चा हमारे पास ये बन जाता है बच्चा। ठीक, चलिए सो आज के लिए इतना करते हैं, इसको अब हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। जो डाउट्स होंगे वो मुझे जरूर भेज देना बच्चे। आपका एक लेक्चर अपलोड करने में नोट्स मिल जाएंगे बच्चे आपको, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ना जरूर है, और कोई डाउट आए तो वो जरूर